गाइस व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इंग्लिश स्टडी। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं जो कि टॉपर सीरीज का 10th वीडियो होने वाला है। और अभी तक हमने बायो के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट किया और फिजिक्स के भी पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट किया इन डिटेल्ड में। और अब हम लोग केमिस्ट्री के स्टार्टिंग से लेकर 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टॉपर सीरीज के स्टार्टिंग में ही, कि ये सेशन ओनली 1 मंथ का चलने वाला है। तो 1 मंथ में आपका ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 20 to 21 डेट को, यानी कि 21 डेट को ये पूरा टॉपर सीरीज ख़त्म हो जाएगा। यानी कि साइंस के पूरे चैप्टर को मैंने कवर कर लिया है। और मैं अब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम तैयारी आपकी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का लेकर आऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है, ये इजी सा चैप्टर है और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मेरा आज का यही मोटिव है कि आपको डाउट फ्री बना के इस वीडियो से जाने दूँ। तो सबसे पहला टॉपिक कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अगर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी कुछ चेंज हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है, कहीं पे कुछ अपने आप केमिकल से बदल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि जो आपका देखते होंगे कि लोहा, आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन ही टेक प्लेस करता है। कैसे रस्ट होता है वो, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, ये भी रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी रिएक्शन ही है। तो केमिकल इक्वेशन अब क्या होता है, तो हम लोग रिएक्शन के बारे में जाने। अब जो रिएक्शन होता है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अभी देख लीजिए एक एग्जांपल, आपको पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो ये इतना बड़ा सा केमिकल रिएक्शन है। अब हमको अगर इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, Mg+O2 इज फॉर्म MgO। सिंपल सा है। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा, अभी मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद कुछ एक पॉइंट है, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट कलर बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हम उसमें से ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि या तो हम उसमें देख भी सकते हैं कि उसके जब केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे कुछ स्टेट चेंज हो जाती हैं, या तो जो मेटल से होता है सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, ये सब चेंज होते हैं, हम ये देख सकते हैं। और उसमें कलर में भी चेंज हो जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन सिल्वर से वो ब्राउन में हो जाता है। फिर उसके बाद बाई इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस निकलती हैं उसमें से, जैसे हाइड्रोजन गैस बहुत सारी रिएक्शन में से निकलते हैं। बाई चेंजिंग इन टेम्परेचर, जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है पहले से। तो यही सब बात है। और फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक अ केमिकल रिएक्शन टू मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जाम्पल यूज एज गैस, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड और एंड AQ फॉर एक्वस। तो इसमें ये बोला गया है कि जब हम रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें रिएक्टर और प्रोडक्ट के साइड हम लोग को कोई चीज़ लिखनी पड़ती है, जैसे कि उसके स्टेट्स के बारे में कि वो कौन से स्टेट में है, चाहे लिक्विड है, एक्वस है, गैस है, सॉलिड है।
तो ये सब लिखने से और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है कि हमको ये, हाँ ये एक्वस फॉर्म में है इस समय। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इस पे आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसमें बोला गया है कि जब दोनों साइड जो हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों साइड को, जो दोनों साइड के जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल कैसे होने चाहिए, क्योंकि द मास ऑफ द लॉ ऑफ द मास ऑफ द कंजर्वेशन। तो जैसे हम लोग 9 में पढ़े थे कि मास कभी घटता नहीं थे, एनर्जी जो होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और मास भी कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो दोनों साइड इक्वली फॉर्म होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या दिया। तो Fe प्लस H2O इट फॉर्म क्या फॉर्म करता है, ये Fe3O, फिर इसके बाद O यहाँ पर 4 रहेगा, तो O की क्वांटिटी 4 है और Fe3 है, O 4 है। अब आप इस कर सकते हैं बैलेंस। आप करेंगे कैसे कि यहाँ पे Fe3 था, अभी हमने बताया था कि Fe3 है, बस Fe था, तो यहाँ पे अगर 3 हम जोड़ देंगे तो Fe3 इधर भी हो जाएगा, Fe3 उधर भी हो जाएगा, यानी कि बैलेंस्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये 4H2O कैसे आया, H2 इधर भी है, मतलब कि H2 इधर है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से, उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 आया कैसे, मतलब कि यहाँ पे 4 कैसे आया, तब बाद में यहाँ पे 4 जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 इसलिए आया कि यहाँ पे O के पास आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे 4 था, तो 4 इधर है, एक O इधर है, तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मतलब कि H हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और O हो जाएगा हमारा 4, सिंपल। और अगर यहाँ पे H हमारा 8 है तो यहाँ पे भी तो H हमारा 8 होना चाहिए, 2 था, यानी कि हम लोग इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई दे दिए। आई होप कि आपको ये बैलेंस्ड करना तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं नहीं अगले वीडियो मतलब कि टॉपर सीरीज के बाद एक वीडियो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर बताऊंगा, जिसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होगा, और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊँगा ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। केमिकल रिएक्शन यानी कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, आप धीरे धीरे नीचे चलते जाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी नॉलेज होने वाली है। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सबस्टेंस इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस कौन सा रिएक्शन होता है कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस को मिलाकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें तो एक सबस्टेंस हम लोग का ये हो गया, एक सबस्टेंस ये होगा, तो सिंगल सबस्टेंस ये फॉर्म हो गया, बस सिंपल सा। आपको अगर कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखा तो आप आप उसको कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल तो याद ही होना चाहिए कि CaO प्लस H2O इट फॉर्म CaOH2, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम इज यूज फॉर वॉशिंग वॉल्स एज इट रिएक्ट्स विथ will CO2 to form CaCO3 and gives a shiny finish to wall। तो ये तो आपका बेसिक है, क्योंकि आपके बुक में ये दिया है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस लिए यूज होता है कि जो आपके घर में पुट्टी होती होगी उसमें यूज होता है वाइट वॉशिंग वॉल, वाइट को मतलब वॉल को जो होता है वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज होता है। किस लिए, कैसे ये शाइनिंग करता है, इट रिएक्ट CO2
जो ये एयर में जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कि वो क्या देता है कि एक शाइनी फिनिश देता है। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये आपका थोड़ा सा, ये मैंने बेसिक से ज़्यादा बताया क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो यही चीज फार्मूला का यूज किया गया है, वाइट वॉशिंग लॉ। तो इसमें बोला क्या गया, पहले पहले तो ये देखिए कि आपका एक सबस्टेंस ये है, फिर एक सबस्टेंस ये है, और ये सबस्टेंस कहाँ से बना था, जो मैंने ऊपर रिएक्शन किया था। फिर फॉर्म क्या कर देगा, दो सबस्टेंस। ये आपके बुक में दिया था तो मैंने बता दिया। बर्निंग ऑफ कोल C+O2। जब हम कोल मतलब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो CO2 बनेगा, हीट देगा और लाइट देगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होगा कि 2H2 प्लस O2 इट फॉर्म 2H2, सिंपल। तो अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि जिस रिएक्शन में से एनर्जी निकले या तो हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिस साइड प्रोडक्ट हम लोग का बनता है उसी साइड वो हीट जो होता है वो रिलीज हो। कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, CH4 प्लस 2O2 यानी दो ऑक्सीजन है, ये क्या फॉर्म करेगा कि CO2 प्लस 2H2O। ये है आपका क्या, ये सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल और ले लीजिए कि रेस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, जैसे मैंने बायो में पढ़ाया था कि जब आपका जो कैल्शियम मतलब कि मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जब आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सबसे पहले वो फॉर्म करेगा कि जो आपका ऑक्सी H2O फॉर्म करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, फिर एनर्जी फॉर्म करता है। तो एनर्जी जो होता है वो हीट होता है। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। जो मैटर्स होते हैं मतलब वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको जो सड़ जाते हैं गल जाते हैं उसमें से भी जो रिलीज होता है केमिकल्स। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज्ड टू और मोर देन सबस्टेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बी ऑफ 3 टाइप। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में जो सिंगल सबस्टेंस है वो दो या दो से अधिक सबस्टेंस में ब्रेक हो जाए। जैसे रिएक्टेंट साइड सिंगल रहेगा, सिंगल सबस्टेंस, और प्रोडक्ट साइड जो रहेगा वो 2 और मोर देन सबस्टेंस वो फॉर्म करेगा। अब कॉम्बिनेशन का ये जस्ट उल्टा है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है कि when a decomposition reaction is carried out heating, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं ना, थर्मल, जब हीट के थ्रू हम उसको तोड़ते हैं कोई भी सब्सटेंस को। तो देख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हीट के थ्रू हम इसको कोई भी सब्सटेंस को हम तोड़कर उसको 2 या मोर देन सब्सटेंस बना सकते हैं। तो पहला देख लीजिए एग्जांपल, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। फिर उसके बाद हीट जब करेंगे तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा प्लस SO3 बनाएगा। तो ये ग्रीन कलर का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ऊपर से ये हीट ले रहा है, तो यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर एक और एग्जांपल कि CaCO3 हीट के प्रेजेंस में CaO प्लस CO2 बन जाएगा। फिर उसके बाद PbNO3 ट्वाइस, तो ये क्या है, लीड नाइट्रेट है, PbO बन जाएगा, 4NO2 बन जाएगा, फिर O2 यानी कि ऑक्सीजन।
फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम लोग क्या देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग कोई भी सब्सटेंस को ब्रोक करके उससे डिकम्पोज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल कि H2O, जैसे कि हम H2O को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो अलग अलग फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 2H2 प्लस O2। ये फिगर है, आपके बुक में भी दिया है। फिर उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो यानी कि लाइट होता है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा? लाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है कि AgCl प्लस इट फॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2। तो ये वाइट कलर का होता है और फॉर्म होकर ग्रे हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr 2AgBr इट फॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag सॉलिड है, ब्रोमीन गैस है। फिर उसके बाद द एबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन जो पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें भी यूज की जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन ही था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है कि तो जब कोई रिएक्शन, उस रिएक्शन को होने के लिए जब हीट की, लाइट की या तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 2BaOH ट्वाइस और प्लस करेंगे NH4Cl कि तो क्या फॉर्म होगा? 2BaCl2 प्लस NH4 प्लस OH। तो जैसे ऊपर आपने एग्जांपल देखा था, उसी में से एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक टाइप है। अभी हमने दो टाइप पढ़ा, एक ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, फिर थर्मल रिएक्शन, ये पढ़ा हमने। और इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आप नाम से सुन सकते हैं कि वो किसी चीज़ को डिस्प्लेस करेगा। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब कोई एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे FeCuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो Cu को Fe डिस्प्लेस करके FeSO4 प्लस CO हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल आपके NCERT की बुक में भी दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे से डीपली एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो इसमें देखिए जो दो नेल दिए गए हैं, यानी कि कील दिए गए हैं, तो इसमें एक तो ब्राउनिश कलर होगा। जो ब्राउनिश कलर है वो मतलब जो नेल है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये कभी कभार एक नंबर 1 मार्क में पूछ लेता है, तो आप इसको छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये सब आप मिस कर देंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं। तो अदर एग्जांपल देख लीजिए इसका क्या क्या है, और एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जांपल में। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मोर रिएक्टिव कौन है? Zn रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव है, तो Zn इसके जगह पे आ गया और कॉपर को ये बाहर भेज दिया। फिर PbCuCl2, मतलब Pb प्लस CuCl2
जब रिएक्ट करेगा तो PbCl2 प्लस सी बन जाएगा। तो अब ये बना कैसे, क्योंकि Pb Cu से ज़्यादा रिएक्ट, मतलब Pb जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक एंड लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। तो यही मैंने बताया कि जिंक और लीड बहुत ही रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको ये डिस्प्लेस कर देंगे। अब आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। आई थॉट कि ये हमारा टॉपिक का रिएक्शन टाइप का लास्ट है, और इसके बाद कोरोजन रेसिडिटी, नहीं एक और बचा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो भी हम देखेंगे। पहले ये जल्दी से खत्म करते हैं। तो द रिएक्शन, इसमें देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये 2 बार डिस्प्लेस होगा कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं कहाँ होता है। The reaction in which two different atoms or group of atoms मैनुअली एक्सचेंज, इसमें बस एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेस कोई नहीं करता है, बस एक दूसरे के मतलब पोजीशन से एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं Na2SO4 ये कंपाउंड है, BaCl2 ये कंपाउंड है। जब ये दोनों ऐड होते हैं तो हम क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड में BaSO4, यानी कि ये जो B है ये Na को Na से एक्सचेंज हो गया, हुआ ही नहीं। जो BaCl2 के साथ था वो Ba, ठीक है, जो BaCl2 के साथ था वो BaSO4 के साथ हो गया, और जो NaSO4 के साथ था वो NaCl2 के साथ हो गया, यानी 2 इधर भी है इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया। तो सिंपल सा थॉट ये है कि जो दो, मतलब कि जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के, मतलब उसके जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन जो अभी हम लोग ने देखा था सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, जो फॉर्म हुआ था बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो ये वाइट सब्सटेंस होता है और इट इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये भी एक टॉपिक है जिसमें आपका 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें होता गया है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको कहते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचा रहता है उसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है तो उसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट के जगह पे आप लिख सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि वो ज़्यादा आपको कनेक्टिव लगेगा। फिर उसके बाद एग्जांपल, जैसे PbNO3 कटवाई और 2Kl, तो PbL2 प्लस ये हो जाएगा 2KNO3, ठीक। तो ये एक तरह से, तो हाँ, एक तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं मतलब कि इस टाइप का लास्ट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप, ऑक्सीडेशन और इसमें है रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीडाइजेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम किसी रिएक्शन में हम देखते हैं कि कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, या तो किसी रिएक्शन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को वो लॉस कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। 2Cu प्लस O, जब ये दोनों अलग अलग थे तो ये एलिमेंट Cu था वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, जब ये हीट किया गया तो ब्लैक कलर था। तो इफ दिस कॉपर Cu रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एज। हाँ, तो फिर से वो जब हम इसको CuO जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो Cu का कलर फिर से कॉपर का कलर क्या हो जाएगा कि रिवर्स हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि या तो हाइड्रोजन निकल जाए या तो ऑक्सीजन आ जाए। तो ये देख लीजिए CO प्लस H2 इट फॉर्म CuH2O। इसमें आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर अलग हो जा रहा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन। रेड्यूस, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं रेड्यूस। तो रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट इसका उल्टा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। जब जिस रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर हो वहाँ पे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, ये ही एग्जांपल ले लीजिए जो मैंने अभी दिया था कि CO प्लस H2 हीट से रिएक्ट करते हुए, मतलब हीट जब उसमें देंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा कि Cu प्लस H2O ये फॉर्म होता है। तब इसमें आपको जब यहाँ दो चीज़ें देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ से रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन था इसके पास, वो हाइड्रोजन भेज दिया, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। बस सिंपल सा मतलब लॉजिक है। ZnO प्लस C इट फॉर्म Zn प्लस CO, ये भी फॉर्म फॉर मतलब एग्जांपल हो सकता है। और भी MnO2 प्लस 4HCl इट फॉर्म MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो अब बस दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्या है, कोरोजन है, रेंसिडिटी है। तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। आई होप कि अभी तक आपने बहुत सारे चीज़ों को नए तरीके जाना होगा, जैसे पर्सिपिएट रिएक्शन हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, ये सब एक्सेट्रा चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करिए, एंड इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है, आप उसमें से आपको जो चैप्टर में डाउट हो उसको आप एक ही वीडियो में आप देखकर, एक ही वीडियो लेक्चर में आप देखकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग अब देखने वाले हैं कोरोजन। व्हेन अ मेटल अट्रैक्ट बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर एंड एसिड एक्सेट्रा। तो जब कोई मेटल होता है वो किससे रिएक्ट कर जाता है, जब मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर जाता है, या तो कोई एसिड हो गया या तो और भी चीज़ें जिससे वो रिएक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग का कोरोजन होता है। जैसे एग्जांपल के बिना तो समझ में नहीं आता होगा। फिर जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बात किया था कि रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन का मुर्चा खाना, यानी कि लोहा का मुर्चा खाना, ये एक एग्जांपल है कोरोजन का, सिंपल से एग्जांपल है ये। और क्या होगा, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये भी एक एग्जांपल है ये कोरोजन का, कि जब हम इसको मॉइस्चर में छोड़ देते हैं सिल्वर और आयरन को, तो इस पर कुछ कोटिंग कलर चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी, व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम फॉर्म रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जब कोई ऑयल या तो फैट कंटेंट फूड होता है और जब आप उसको खुले में रख देंगे तो वो एयर से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तब उसका कलर होता है, मतलब स्मेल जो होता है और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग देख लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड फूड कंटेनिंग फूड एंड ऑयल। जहाँ पे जैसे आप चिप्स के पैकेट को देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जो कि किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स है, जो फैट ऑयल कंटेन करता है, वो ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि रेंसिडिटी उसमें ना हो। तो आई होप कि आपको अभी तक की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगा, और आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आपका डाउट हर हाल में क्लियर होना चाहिए।
और आप बोर्ड में जाकर ये ना सोचें कि मैंने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया आप कमेंट में भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और एकदम अच्छे, और जो जो आप एग्जाम्पल और चाहिए तो मैं मुझे कमेंट में रिप्लाई, मतलब मैं मुझे कमेंट में भेज दीजिए, सेंड करिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा कमेंट पे। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर दिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।